अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक और मैं हूं मरियम खान। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद फौज में मजीद गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। ISPR ने प्रेस रिलीज के मुताबिक ये बताया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की तहकीकात के नतीजे में फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ इक़दाम की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। ISPR का अपनी प्रेस रिलीज में यह भी कहना है कि बास रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश भी जारी है, जो कि मिलीभगत से सियासी मफादात की खातिर अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं, जिनमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। इन 3 रिटायर्ड अफसरान की गिरफ्तारी कितनी अहम है और साबिक DG ISI की गिरफ्तारी से जो शुरू होने वाला सिलसिला है वो कहां पर जाकर थमेगा और क्या मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरान की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा सकती हैं, इन तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है अस्मा कारदार साहिबा। अस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ है अहमद अवैस, जो कि PTI के रहनुमा रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। अहमद अवैस साहब, आपसे सवाल है मेरा कि ये जो अब तमाम तर मामलात मुल्क में बन रहे हैं, ये इन 3 रिटायर्ड अफसरान की गिरफ्तारी कितनी अहम है, जो कि फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात चल रही हैं, उसके हवाले से? देखिए, बात यह है कि अब ये तो उनको मालूम होगा ना, अभी तो हमारे पास कोई सी डिटेल तो मंजर आम पे नहीं आई है। अभी तो ये है कि कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है, फिर ये 3 ऑफिसर्स का आया कि ये उनके साथ इन्वॉल्व थे, उनको भी हिरासत में ले लिया। अब उसकी डिटेल जो है वो तो सामने आई नहीं है, लेकिन ये एहतसाबी का जो ये प्रोसेस है, अगर ये अभी फौज में शुरू हुआ है तो मैं इस लिहाज से इसको एक मस्फद अंदाज में देखता हूँ कि ये जब उन्होंने ये शुरू किया है तो इसका मतलब है कि कानून की बालादस्ती को वो भी तस्लीम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद ये सिलसिला शुरू किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तो अभी बहुत सारी और डायरेक्शन आनी भी हैं और कुछ आ चुकी हैं। मसलन वो जो रिजर्व सीट्स की जजमेंट है उसके अंदर फैसला आया है, उसमें भी यही तेजी दिखानी पड़ेगी जो यहाँ कर रहे हैं। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई उसी तरह करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके ऊपर भी चार्ज तो यही है ना कि मिसकंडक्ट किया, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायोलेशन में बहुत सारे काम हुए हैं। तो जनरल साहब को ये भी मेरे ख्याल में ख्याल रखना पड़ेगा कि उनके नीचे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने शायद इनको बताए बगैर बहुत सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि ये आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब, ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद किसी पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं था। ये सेनेट के मेंबर कैसे बन गए? सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको वोट कैसे दिया? कौन था हाथ इनके पीछे? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा क्योंकि फौज जो है अपने आइन के, अपने ओथ के तहत किसी अपने आप को इंडल्ज नहीं कर सकती पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी एतबार से। सिमिलरली हर पाकिस्तान के सारे मीडिया में ये एक हुक्मनामा चलाया गया है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, बानिए PTI कहेंगे आप उसको। तो ये बताइए ये किसके नाम से चला? ये इंटरफेरेंस नहीं है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में? ये भी उनको ख्याल का पकड़ना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल फौजी एहतसाब हो रहा है, खुद एहतसाबी का अमल जारी है। अहमद अवैस साहब, ये भी बताइएगा कि 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़म का इयादा किया गया है आर्मी चीफ की जानिब से, तो क्या अब घबराने का वक्त हुआ जाता है? नहीं, घबराना किससे है? मतलब है कि PTI को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो एक प्रिंसिपल स्टांस है, इमरान खान ने लिया हुआ है और वो बिल्कुल सही स्टांस है। तो दुनिया की तारीख जो है उनका स्टांस ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के खिलाफ है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है वो होना चाहिए और वो आज़ादी जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंस की गई हैं, दी गई हैं, वो उनका भी हक है और सबका हक है। वो डिनाई किया गया PTI को, इलेक्शन में भी डिनाई किया गया, ना उनको इलेक्शन का जलसा करने दिया गया, ना कौन मीटिंग करने दी गई, उनकी पार्टी को वो तो सारी बात ठीक है, लेकिन क्या उसके बदले में फौजी तंसीबात पर हमला करना और रियासत पर हमला करना, क्या ये जस्टिफाइड है? इन्होंने नहीं किया। नहीं, कोई जस्टिफाई नहीं ना, किया गया क्योंकि फुटेजेस भी मौजूद है, हर चीज है। सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ, देखिए
वो हमला जो है इसीलिए कहा कि हम बार बार कह रहे हैं पहले दिन से कि इसके लिए आप एक जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, क्योंकि ये शहबाज शरीफ और इमरान का, ये शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का एक बड़ा गहरा प्लान था, ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, जिसमें इन्वॉल्व करके उन्होंने डिस्ग्रेस किया है आर्म फोर्सेस को। ये पीटीआई का काम नहीं है। पीटीआई का काम अगर होता तो फौज, ये पुलिस जो है, पुलिस सुबह शाम उनको एक कदम आगे ना बढ़ने देती। वो क्यों रुकी? कहाँ गायब रही पुलिस उस दिन? ये इंक्वायरी होगी तो ये सारी बातें सामने आएंगी। हम पूछ लेते हैं, अज़मा कारदार साहिबा भी साथ ही मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं। अज़मा साहिबा, जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ मुलव्विस रहे हैं इसके अंदर, मोहसिन नकवी का भी किरदार रहा है। कितनी सदाकत है, फिर इंक्वायरी लगा देनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मरियम, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में शायद अहमद अवैस ने अभी नई नई पार्टी ज्वाइन की है, इनको बिल्कुल याद नहीं है कि 2018 में क्या सिचुएशन थी और 3.5 साल किस किस किस्म की स्टेटमेंट हमारे सामने आती थी, कौन कौन वन पेज पे था। खुद बानी साहब जब फरमाते थे कि जी मुझे तो कोई कानून पास करना होता है तो मैं उनसे मिन्नतें करता हूँ, वो आते हैं तो हमारा कानून पास होता है। फिर मुझे कोई वहाँ पे अपनी नो कॉन्फिडेंस से अपने आप को बचाना होता है, फिर मैं उनकी मिन्नतें तरले करता हूँ। मुझे चेयरमैन सेनेट बनाना होता है, फिर मैं जाके उनके पाँव पड़ता हूँ। और जनाब ये भी रिकॉर्ड पे है कि जी जब आईएसआई, डीजी आईएसआई ने पूछा इनको कि जी सबसे मुश्किल इस वक्त चैलेंज क्या है पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा कि जी सबसे मुश्किल जो बात है ना जो आपने करनी है वो ये क्रश ऑपोजिशन। तो सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया, सारी पार्टी को अंदर कर दिया और खौफनाक तरीके से इन लोगों ने हर एक के साथ इंतकामी कार्रवाई की। और किसको नहीं पता मरियम कि एक इम्पॉर्टेंट तयनाती थी, उसको रोकने के लिए क्या क्या साजिशें नई इन्होंने की। इन्होंने पूरे स्टेट विद इन अ स्टेट बनाई हुई थी। किस तरह से इनका गठजोड़ था, डिसाइड किया हुआ था कि भाई आप मुझे आर्मी चीफ बना दें तो मैं आपको 10 साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाए रखूंगा। तो अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। वो सारे जो इनके जो प्लान थे वो उल्टे पड़ गए हैं। आज इन्होंने, बानी साहब ने वही किया है जो कि अहमद अवैस भी वही कर रहे हैं। जाहिर है उन्होंने जो लीडर सिखाएगा वही उसको फॉलो करना है ना। वो तो उस्मा साहिबा जो भी होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब अब जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 माह रह गए इस हुकूमत के पास, 2 महीने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और जो निगरान सेटअप आने वाला है उनके नाम भी काफी हद तक फाइनलाइज हो रहे हैं। पहले भी ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाया हुआ था, अब मजीद लगाया हुआ है। पहले कौन सी किसी बात पे ये ठहरे हैं, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, रात को इनका यू टर्न कुछ और हो जाता है। आपको पता है अब आपके सामने आ गया है, इस वक्त वो जनरल फैज़ को बिल्कुल डिसोन कर चुके हैं। पहले उनका वतीरा है वो कि आपने अलीम खान के साथ देख लिया, जहांगीर तरीन, फौजिया कसूरी, किस किस का मैं नाम लूँ, इस्तेमाल करते हैं लोगों को। उनको वो लोग एटीएम नहीं कहते थे, उनका सारा पैसा इस्तेमाल किया, उनके जहाज़ इस्तेमाल किए, उनके घर के खर्चे जो थे वो उनके पैसों से चलाते थे और उसके बाद माथे पे आंखें रख ली। तो ये तो पुराना काम है। आज जो ये फैज़ हमीद साहब अगर पकड़े गए, देखें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन तो थी क्योंकि बहुत बेकायदगियाँ थी और वो टॉप सिटी पे जो थे इंक्वायरी थी, इंक्वायरी उनको अरेस्ट किया गया है आर्मी एक्ट के तहत और कोर्ट मार्शल उनका आर्मी एक्ट के तहत हो रहा है। और आर्मी जो है बड़ा डिसिप्लिन अदारा है, उनके पास जब तक कोई ठोस शवाहिद नहीं होते तो वो आगे इस तरह से कोई एक्शन नहीं लेते हैं। पहले भी एक्शन लिया गया, ये कह रहे हैं ना कि अब लिया, पहले भी 9 मई के बाद भी आपने देखा कोर कमांडर लाहौर से लेके जनरल से लेके आपके काफी सारे सीनियर ऑफिसर्स थे जिनको सबको एहतसाब, बिल्कुल उनकी लिस्ट बनाई गई, सबका एहतसाब अभी तक किया जा रहा है। अहमद अवैस और अभी तो ये जो 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल जो रिटायर्ड इस वक्त अरेस्ट हुए हैं, ठोस शवाहिद हैं कि ये ठोस शवाहिद तो इस वक्त सामने आ चुके हैं और आगे जो आने वाला है वो भी आवाम परेशान हो जाएंगे। पैगाम रसात है जनरल फैज़ और एक पार्टी के सरबराह के दरमियान, और अभी तक ये सिलसिला चल रहा था। और ये जो आपको पता है कि जो अज़मा साहिबा, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अहमद अवैस साहब से यहीं पर आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए उनसे भी सवाल करें कि फैज़ हमीद साहब अगर वादा मुआफ गवाह बन गए तो फिर क्या होगा? क्या 9 मई की मुआफी ना मांग कर कोई गलती तो नहीं करती बानी ने? बिल्कुल नहीं,
वो वादा माफ गवाह बन भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ जब तक उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, वादा माफ गवाह की कोई हैसियत नहीं होती कानून के अंदर। और दूसरी बात यह है कि जैसे ये फरमा रही थी, मैं आज पीटीआई में नहीं हूं, मैं उसके बानी मेंबरान में से हूं और मैं जो बात मुनासिब समझता हूं और सच समझता हूं मैं कहता हूं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, ना मुझे कोई ओहदा चाहिए, ना मैं आई एम नॉट अ जॉब सीकर। और दूसरी बात यह है कि ना इमरान खान जो है उसने कभी पांव पकड़े हैं। ये वतीरा तो इमरान आपको याद होगा, ये तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का रहा है। जब इनको परवेज मुशर्रफ ने हटाया था तो पांव पकड़ के और माफीनामा 10 साल का लिख के कि पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, यहाँ से अपना सामान उठा के निकल गए थे। और फिर उसके बाद आए इमरान खान ने तो एक दिन भी कहा कि मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान से बाहर, यहाँ ही हूँ, यहाँ ही जेल में रहूंगा, कोई बात नहीं है। तो इसलिए ये लॉफ्टी स्टेटमेंट देने से मामला ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं आप नोट करिए ना, इसका आपने जवाब दे दिया। मरियम साहिबा, इनसे जरा सिर्फ एक बात पूछ लें कि ये मेरी बात पूरी सुन लीजिए साहब, आप जरा एक बात का मुझे जवाब दे दें कि ये आपके बानी साहब जो हैं ये इतनी गैर आईनी और गैर कानूनी बातें क्यों हर वक्त करते हैं? क्यों वो इंसिस्ट करते हैं कि जी मैं सिर्फ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं किसी सियासी बंदे से बात नहीं करूंगा? आज़मा साहिबा, यही क्वेश्चन इनकी तरफ हम फेंकते हैं। हर वक्त क्यों आप मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने कहा था कि फौज का कोई अमल दखल नहीं, कोई लेना देना नहीं, आपकी तरफ आ रहे हैं, कहा कि जी आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल सिर्फ जानवर हो सकता है। आप मीर जाफर हैं, आप मीर सादिक हैं। अरे भाई ये खुदा के लिए आप क्लिप से ला दें, अहमद अवैस का थोड़ा बादाम खाएं, थोड़ा हाफजा। नहीं, वो आप हमें जवाब देने की उसमें है पोजीशन में। जी अहमद साहब बताइएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहां आप कह रहे हैं कि जी वो कोर्ट कमांडो को सजा दे दी, उसको हटा दिया, फलां को हटा दिया, इनको मैं तो कह रहा हूँ कि खुश आइंद है। अगर फैज हमीद को इन्होंने इस किसी डिसिप्लिन में उसको गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये मैं तो इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ ये होना चाहिए। एहतसाब का निज़ाम जो है कोई मुबर्रर नहीं है इससे, और ये आगे भी चलेगा। जिसने आइन शिकनी की है वो भी इसके अंदर आएगा, और आइन शिकनी करने वाले बहुत सारे शामिल हैं उसके अंदर, तो बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे और सब आएंगे, और ये वक्त आ रहा है, ये एहतसाब का वक्त है। वो जो जेल में सहूलतकारी की गई है उसका भी जरा तस्करा कीजिएगा। ये अभी क्या तस्करा करें उसकी कोई डिटेल तो सामने आए। कोई सहूलतकारी क्या करनी थी? वो जेल में है, उसको क्या सहूलतकारी होनी थी वहां पर? मैं बता देती हूँ, तो मैं बता देती हूँ क्या सहूलतकारी हुई है। सुनिए, आपको पता है जेल सबसे पहले अहमद अवैस साहब, जेल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद इकराम जो था, क्यों वो अरेस्ट हुआ है? क्योंकि वो सबसे बड़ा सहूलतकार था। 3 इंटरनेशनल सिम इस्तेमाल कर रहा था, और वो बानी की बात जो थी वो बाहर के मुल्कों में। लेकिन अज़मा साहिबा सवाल तो यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि आप हुकूमत होते हुए किस तरीके से डायरेक्ट बात करवाता था। सारी सोशल मीडिया की जितनी भी बयानियां हैं वो यहाँ से जेल से बन के जाता था। और जो आप पता है कि ये जो कबूतर थे ना, जो कबूतर इधर से उधर पैगाम ले जाते थे और उधर से इधर पैगाम ले जाते थे, उनकी भी सहूलतकारी वो बातें वो करवाता था। अज़मा साहिबा यहाँ पे एक सवाल अज़मा साहिबा सामने खुल के ये सारी बातें आने वाली हैं। अहमद साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ अहमद साहब। अज़मा साहिबा से सिर्फ मेरा एक यहाँ पे सवाल है, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी तरफ मैं आ रही हूँ अज़मा साहिबा, लेकिन आपके दौर में होते हुए ये सब कुछ हुआ है, आपकी हुकूमत थी, फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? वो जमाना खत्म हो गया। आप अभी कौन सी सदी में बैठे? बिल्कुल जी, हमारे अगर दौर में ये हुआ है, अगर ये हमारे दौर में हुआ है तो ये हमारी बहुत मेरे तो ख्याल में कमजोरी थी कि हम पहले क्यों इस चीज को पकड़ ना सके। और ये अब अगर पकड़े गए हैं, यहाँ पर नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, कहीं मत जाएगा, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।